हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 एग्जाम का जो पात्रता परीक्षा चल रहा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कई बच्चे हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट अभी बचे हैं जिनका एग्जाम होना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले उन स्टूडेंट के बारे में जिनके आगे आने वाली डेट को एग्जाम है। जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम का एनालिसिस करा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी को बाकायदा आपको रिव्यू करके डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से आपको बता रहे हैं। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ से बेनिफिट के साथ साथ आपको एक चीज़ और नोटिस करनी पड़ेगी, जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या कि आप दिन ब दिन अगर आप देखेंगे तो एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन है अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो यकीन मानिए आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पाएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है आप इसमें क्वालिफाई ना कर पाए। और प्री एग्जाम में तो आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लेके आने हैं कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स वाला एग्जाम है जिसमें आपको क्वालिफाई करके आगे जाना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। बचे हुए दिनों में आपके पास लगभग 8 से 10 दिन बचे होंगे, हो सकता है, क्योंकि लगभग 30 नवंबर 29 नवंबर तक ये पेपर चल रहा है। तो हो सकता है किसी के पास 10 से 15 दिन भी बचे हों। तो बाकी इन 10 से 15 दिन में हम कैसे तैयारी करें, आज उसी स्ट्रेटजी को मैं डिस्कस करूंगा, जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम का जो अभी एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो यकीन मानिए अभी जो एग्जाम का लेवल है आप देखेंगे दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वो बढ़ता जाएगा तो हो सकता है आपके मार्क्स धीरे धीरे डिक्रीज हो जाए। अब आप ये एनालिसिस देखिए, लेकिन ऐसे एनालिसिस में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप आज देखोगे इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो अब बच्चे ज़्यादातर बच्चे उस टॉपिक को पढ़ने लगते हैं, और फिर क्या होता है अगले शिफ्ट में आप देखोगे तो उस टॉपिक से हो सकता है क्वेश्चन पूछे ही ना। तो आपको एग्जाम का एनालिसिस देख कर ये आइडिया लगाना है कि पेपर किस लेवल तक का आ रहा है, किस स्टैंडर्ड तक का आ रहा है और कितने डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कवर करना है अपना सिलेबस। सिलेबस से बाहर मत जाइए, सिलेबस से बिल्कुल मत भटकिए। अगर आप सिलेबस से भटक गए और इन रिव्यू के चक्कर में रह गए या इन एनालिसिस के चक्कर में अगर आप रह गए तो आप अपने एग्जाम को बिगाड़ लेंगे। इसीलिए मैं आपसे सबसे पहली बात यही कहूंगा कि अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को बिल्कुल सामने रखते हुए पढ़िए। अपना एक सिलेबस का टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले तो आप ये एनालिसिस कर लीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं कहीं छोटी छोटी वीडियो को तो। और नहीं तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बिल्कुल डीपली स्टडी कीजिए, है ना। और अपने हर एक टॉपिक पर अच्छी पकड़ बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम का जब लेवल बढ़ेगा तो यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कई बार बच्चे ऐसा भी होता है जो टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसमें पढ़ने के बाद भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस टॉपिक से तो फिर भी क्वेश्चन आप लोग नहीं सोल्व कर पाते हैं। ये कई बच्चों के साथ होता है। और एक चीज याद रखना, घर पर प्रैक्टिस करना और एग्जाम में उस प्रेशर को हैंडल करते हुए आपको पेपर सोल्व करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एग्जाम में आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने पहले ऑलरेडी इस चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो, तो आप उन वीडियो को जाकर देखिए। दूसरा आप क्या करेंगे, ऐसे टॉपिक को सबसे पहले सोल्व करेंगे जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है ना। एग्जाम सेंटर की मैं बता रहा हूँ, जिस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है पहले आप उन पेपर को सोल्व कीजिए, उस टॉपिक को सोल्व कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको उलझा रहे हैं या जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको थोड़ी सी लास्ट में या एग्जाम के लास्ट में आपको देना है टाइम, है ना। कभी कभी हम ऐसे टॉपिक को पहले छेड़ देते हैं या पहले सोल्व करने लगते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए और हमसे नहीं बनते हैं, तो उस टॉपिक में हम ज़्यादातर अपना टाइम खराब कर लेते हैं। इससे फिर क्या होता है कि लास्ट में हमारे पास टाइम कम बचता है, तो उस कम टाइम की वजह से हम ऐसे पोर्शन को भी छोड़ आते हैं जो हमसे बन सकता था या हम उनको आसानी से कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। एग्जाम जब आप सोल्व कर रहे हो या एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो, टाइम मैनेजमेंट आपके पेपर को बिगाड़ भी सकता है और आपके पेपर को बहुत अच्छा बना भी सकता है। तो इसको आपको सबसे पहले इस पर फोकस करना है। अब कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कैसे पढ़े उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारा सिलेबस पूरा पढ़ने फिर से बैठे। आप छोटे छोटे टॉपिक उठाइए और छोटे छोटे टॉपिक से गूगल पे डायरेक्ट जाके सर्च कीजिए। जैसे मान के चलिए अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस से जैसे आपने देखा भी होगा, है ना, एनालिसिस की वीडियो में कि स्पेस से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए। तो आप क्या कीजिए, एक स्पेस बिल्कुल डायरेक्ट सर्च कीजिए गूगल पर। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे स्पेस के बारे में तो बहुत सारी डिटेलें आएंगी। उस डिटेल में आप देखोगे जो लेटेस्ट जानकारी है वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ईवीएस के अंदर कभी कभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के टर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो ईवीएस है और ईवीएस के पार्ट में जो ईएसबी है वो कुछ भी पूछ सकती है। ये इस बार ही नहीं हो रहा, पिछली बार भी अगर आपने पेपर दिया होगा या उन स्टूडेंट ने पेपर दिया जिनसे आप पूछिए कि ईवीएस के अंदर ही वो सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ता है। ईवीएस के अंदर वो जनरल स्टडी के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है
है ना। तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। एक टॉपिक उठाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, जो मेन मेन चीज़ है, जो लेटेस्ट है ना, उसको आप बिल्कुल अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना के। अब ईवीएस के और अदर टॉपिक की बात करें, जैसे मान के चलिए एक प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण आपने डाला, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेड़ पौधे से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेड़ पौधों में भी आप देखेंगे, बिल्कुल सर्च कीजिएगा एक टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से भी आप देखेंगे कौन कौन सी गैस है उसमें उपयोगी है ना। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ऑटोमेटिक निकल के आएगी, और उन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको फोकस करना है। अदरवाइज आपको अब बहुत सारा पढ़ने का टाइम नहीं है। अब बात करते हैं हम सीडीपी की, जो कई बार बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो, यही एग्जाम को बहुत ज़्यादा टफ बना रही है। तो सीडीपी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बहुत सारी थ्योरी दी गई है ना, डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी गई है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखोगे तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया, गार्डनर का बहुविध सिद्धांत पूछा गया, बाइगोस्की पूछा गया, कोहलबर्ग आपसे पूछा गया। तो इनके सिद्धांत का आप गूगल पे बिल्कुल सर्च कीजिए। गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे, इनकी कितनी स्टेज है, किस स्टेज में बच्चा कौन कौन से प्रतिक्रियाएं करता है, कौन कौन से प्रतिक्रियाएं बच्चा करने लगता है, ये सब चीजें आप बहुत शॉर्ट नोट्स में पढ़िए, और शॉर्ट नोट्स में पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए ना। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डालिए, इससे आप 4-5 क्वेश्चन गूगल पे जाके भी इसके क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वहां से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उससे रिलेटेड आप उनको एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाकर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि रिविजन के टाइम पर आप उनको बहुत कम से कम टाइम में सोल्व कर पाए, अपना रिविजन कर पाए पेपर से 1-2 दिन पहले। तो सीडीपी को आपको ऐसे ही पढ़ना है। रही बात पेडागोजी की, तो पेडागोजी में अगर आप देखेंगे तो पेडागोजी में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से लेवल के क्वेश्चन, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एकमात्र तरीका, जो सबसे बेहतर तरीका है, आप देखेंगे तो वहाँ आपको जो ऑप्शन लगेंगे, ऐसे लगेंगे कि सब मिलते जुलते हैं, है ना। तो आप ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ऑप्शन पढ़िए, और ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए। कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है, कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आप ऐसे करके उनको एक एक करके एलिमिनेट करते जाइए, और लास्ट में जो आपको आंसर ठीक लगे, जो सबसे ज्यादा बेस्ट लगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और जो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो शिक्षण विधि का जो यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए, वो कोशिश करना कभी भी नेगेटिव ना हो, है ना। नेगेटिव टर्म में अगर दी है आपको, तो हमेशा आपको क्या करना, उसको हाँ बिल्कुल हटाते चलना, है ना। एक बच्चा और एक स्टूडेंट, सॉरी, एक बच्चे और एक टीचर के बीच में कभी भी कोई नेगेटिव इफेक्ट वाली बात आ रही है, तो आपको बिल्कुल उसको इग्नोर कर देना है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है तो। और अगर नेगेटिव ही पूछा जा रहा है, तो आपको नेगेटिव चीजें ही सबसे पहले उठा के उस क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। रही बात मेंस की तैयारी के लिए, तो मेंस की तैयारी के लिए आपने जो एनालिसिस देखा होगा अभी तक, आपने देखा होगा वहाँ रेशो से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास से क्या करने वाला हूँ कि एक टॉपिक उठाऊंगा, जैसे आयु पर आधारित क्वेश्चन है, तो आयु पर आधारित जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के और डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो हम यूज करके इनको सोल्व करते हैं, तो एक छोटी सी वीडियो में मैं कम से कम कोशिश करूंगा आधे घंटे की वीडियो में उसका मैक्सिमम पार्ट जो मैं कवर कर सकूं, ताकि आप कम से कम टाइम में पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। तो मैं नेक्स्ट क्लास में यही करने वाला हूँ, हर एक टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, और जिनके पूछे जाने के चांस है, तो मैं एक एक दो दो क्वेश्चन लूंगा हर एक टाइप का, और कम से कम टाइम में उनको सोल्व करके किस मेथड का यूज करते हैं, कैसे हम कम से कम टाइम में सोल्व कर पाए, तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो से इसी चैनल पर अपलोड कराने वाला हूं। और अगर आप चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।